हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। करंट अफेयर सीरीज ये हमारा चल रहा है पिट एक्सक्लूसिव। इससे पहले हमने पॉलिटी के 2 पार्ट देखे हुए हैं, डिफेंस से रिलेटेड 1 पार्ट और इन्वायरमेंट से रिलेटेड 2 पार्ट हमने देखा हुआ है। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड सीरीज यहाँ पर, जो लगातार यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन से करीब 3 से 4 सीरीज आएंगी। उसके बाद अगेन हम साइंस एंड टेक पर जाएंगे। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस का पहला पार्ट होगा। इससे पहले वाला आपने नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला इसमें जो टॉपिक आता है ये है बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ओशियन प्रोसेसेस इन बे ऑफ बंगाल ऑन मॉनसून सिस्टम। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बे ऑफ बंगाल में जो ओशियन प्रोसेस होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, अप वेलिंग हुई, डाउन वेलिंग हुई, या फिर जो आपके साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स होती हैं, जब रिटर्न करता है मानसून, तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस होते हैं, या सैलिनिटी हुई, डेंसिटी हुई, तो इनका मानसून के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपको यहाँ पर एग्जामिन करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिसका नाम है बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट। ये किसके द्वारा किया जा रहा है? ये किया जा रहा है इंडिया और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, दोनों ये मिलकर कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की फंडिंग कौन करेगा? इसकी फंडिंग इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और यूनाइटेड किंगडम की तरफ से नेचुरल इन्वायरमेंट रिसर्च काउंसिल, ये दोनों इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम टॉपिक पर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये वैसे तो हर साल ये न्यूज में रहता है और काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूएन का। ठीक है, यूएन का ये जुडिशियल ऑर्गन है। इसकी स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुई थी और इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। इसमें आपको टोटल 15 जज अपॉइंट किए जाते हैं और हर जज का कार्यकाल या फिर टेन्योर जो होता है वो 9 ईयर्स का होता है और 3 साल पर यहाँ पर जज को इलेक्ट किया जाता है। जैसे इंडिया में राज्यसभा में होता है कि हर एक स्पेसिफिक टाइम पर मेंबर्स को यहाँ पर भेजा जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी कि हर 3 साल में यहाँ पर जज को चुन के भेजे जाते हैं। यहाँ पर जो जज का इलेक्शन होता है वो कौन करता है? ये करने का काम करता है जो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन का जनरल असेंबली, ये दोनों मिलके क्या करते हैं कि जजेस को इलेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये ध्यान रखिएगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन जनरल असेंबली ये दोनों मिलके इसको इलेक्ट करते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा ये मिलेगा हेज में। ये कहाँ पर है? ये है आपको नीदरलैंड्स में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इट कैन नॉट डील विद प्राइवेट एनजीओ और इंडिविजुअल्स। इससे पहले ये 2-3 चीजें और जानते हैं। ये किस तरीके के केसेस देख सकता है? तो ये 2 तरीके के केसेस देखता है। अगर हम केसेस की बात करें तो 2 तरीके के केस होते हैं। एक केस जो होता है जिसमें कोई स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो, मान लीजिए 2 स्टेट हैं, स्टेट का मतलब 2 कंट्रीज, 2 कंट्रीज के बीच में कोई लीगल डिस्प्यूट है, तो वो अपने डिस्प्यूट को ले जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं। जैसे कि जाधव का केस था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो यहाँ पर ये दोनों लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए। तो ये एक तरीका होता है केस का। दूसरा तरीका होता है एडवाइजरी। ठीक है, एडवाइजरी फंक्शन है। यदि किसी ऑर्गन को, यानी जैसे कि यूएन की कोई ऑर्गन हो गई, यूनाइटेड नेशंस की, या कोई भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, अगर उसको किसी भी इंटरनेशनल रूल के बेसिस पर कोई अगर एडवाइस चाहिए, कोई लीगल एडवाइस चाहिए, तो वो क्या कर सकती है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जा सकती है। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये 2 तरीके के केसेस देखता है। जब 2 स्टेट्स के बीच में कोई लीगल डिस्प्यूट हो वो, अदरवाइज एडवाइजरी केसेस भी ये देखता है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल हो वो नहीं जा सकता, चाहे कोई एनजीओ वो नहीं जा सकता, चाहे कोई प्राइवेट फर्म या प्राइवेट कंपनी हो वो नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये इन कोई भी प्राइवेट चीज़ों के लिए यहाँ पर ये केसेस नहीं देखता, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट, थर्ड, यूएन डिकेड और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो यूएन डिकेड है, तो कौन सा डिकेड? 2021 से लेकर 2030, ये जो 10 साल होंगे ये इकोसिस्टम रिस्टोरेशन से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो डिग्रेडेड या फिर डिस्ट्रॉयड इकोसिस्टम है उनको रिस्टोर करने की बात यहाँ पर की गई है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो अपने यहाँ कोई पॉलिसी लेके आ सकते हैं, या फिर कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने यहाँ कोई पॉलिसी लेके आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं, EFR 100 ये एक प्रोजेक्ट है। तो ये अफ्रीका का प्रोजेक्ट है। EFR मतलब
अफ्रीका 100, अफ्रीका का ये प्रोजेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट के अंडर ये कहा गया कि अफ्रीकन कंट्रीज में 100 मिलियन हेक्टेयर्स जो डिग्रेडेड लैंड है उनको क्या किया जाएगा, सही किया जाएगा बाई 2030। तो इस तरीके से चाहे कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुपिंग जो है वह भी अपने लिए बना सकते हैं पॉलिसी, या फिर कोई कंट्री चाहे तो वो भी पॉलिसी लेके आ सकती है। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो ये याद रखना है आपको। FAO, अब बात आई तो FAO और UNEP के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक UN बॉडी है। 1945 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसमें मेंबर स्टेट्स या मेंबर कंट्रीज कितनी है, 194, और इसका हेडक्वार्टर आपको रोम में मिलेगा। और रोम आपको कहाँ पर है, ये इटली में है। FAO का काम क्या है, इसका काम है फूड सिक्योरिटी। तो जैसा नाम ही है इसका, देखेंगे कि फूड एंड एग्रीकल्चर, तो फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मामले होते हैं उनको ये डील करता है। तो वर्ल्ड वाइड फूड सिक्योरिटी हो, जो हंगर है उसको खत्म किया जा सके, तो ये सब इसके कुछ मैंडेट्स हैं जिसके तहत FAO काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं UNEP। ये भी एक स्पेशलाइज्ड UN बॉडी है। इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा वो नैरोबी में मिलेगा। अब नैरोबी कहाँ है, ये केन्या में है। ठीक है, अब जैसे नाम ही है इसका, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो मैंडेट्स होते हैं या फिर कोई प्रोविजंस या फिर कोई इशू होते हैं वो उनको देखने के काम करता है। यानी कि इन्वायरमेंट के एरिया में ये UN की एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है। तो ये काम वगैरह जो होते हैं काफ़ी जनरल स्टेटमेंट्स हो गए। तो इस तरीके के जनरल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा लगभग सही होते हैं। मेनली आपको याद रखना है कि UN की बॉडी, जब नाम ही है UN तो वैसे भी पता लग जाएगा, और इसका केन्या में नैरोबी में हेडक्वार्टर मिलेगा। ब्रिक की बात करें यहाँ पर, हम ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पर ब्रिक्स नहीं लिखा हुआ है, तो जानबूझ के मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, पहले ही जब बना था तब ये ब्रिक था, जब ये 2006 में बना था। बाद में 2011 में इसमें एस ऐड हुआ, तो एस से साउथ अफ्रीका। जब इस ब्रिक कंट्री में साउथ अफ्रीका 2011 में ऐड हुआ, तब से हम इसको ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। अदरवाइज उससे पहले ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था, जिसमें कौन कौन सी कंट्री थी, ये है ब्राजील, ये है रशिया, ठीक है, ये है इंडिया, और सी से चाइना। तो ये 4 कंट्री थी। पहली इनकी जो मीटिंग हुई थी, ब्रिक की मीटिंग, नॉट ब्रिक्स, तो ब्रिक की पहली मीटिंग हुई थी 2009 रशिया में, याकितबर्ग में। याकितबर्ग रशिया में पड़ता है ये, यहाँ पर मीटिंग हुई थी। 2011 में साउथ अफ्रीका के ऐड होने के बाद इसको हम ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये सब न्यूज़ में रहते हैं क्योंकि एनुअल मीटिंग होती है, जो ब्रिक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन से इनकी एनुअल मीटिंग होती है, तो ये हर साल न्यूज़ में रहते हैं। तो आपको हर साल ये करंट अफेयर्स में पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक को पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसका एस्टेब्लिशमेंट करने वाले जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं वो ब्रिक्स ही हैं। तो पहले इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहते थे, इसका नाम बदल दिया गया, बाद में न्यू डेवलपमेंट बैंक कर दिया गया। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 2014-15 में हुआ था। हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में मिलेगा। अब यहाँ पर एक फ़र्क है, बाकी की जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक और इसमें फ़र्क है। वर्ल्ड बैंक में आप देखेंगे कि जो वोटिंग होती है, यानी वोटिंग राइट्स जो होते हैं, वो शेयर के अकॉर्डिंग मिलते हैं कि आपका कितना शेयर है, आप कितना शेयर पैसा देते हैं वर्ल्ड बैंक को, कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वोटिंग राइट मिलता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट कंट्री हैं उनके पास मात्र एक ही वोट है, चाहे उनका शेयर कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ यहाँ पर किसी के पास वीटो पावर भी नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक से ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की इस्टेब्लिशमेंट भी इसलिए हुई थी कि वर्ल्ड बैंक जैसे जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जो मोनोपोली है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया जा सके, कम किया जा सके। ठीक है, फोकस की अगर बात करें कि इसका मेन काम क्या है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, तो इसका सबसे मेन काम होता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लोन देती है। ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाहे प्राइवेट प्रोजेक्ट भी हो सकता है, यानी कि प्राइवेट कंपनी के लिए भी हो सकता है, या फिर कोई पब्लिक कंपनी हो यानी कि लाइक गवर्नमेंट कंपनीज, तो उनको भी लोन यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन देते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का पहला रीजनल ऑफिस खुला हुआ है, कहाँ पर, जोहानिसबर्ग में। ये कहाँ पर है, ये आपको मिलेगा साउथ अफ्रीका में। NDB का पहला रीजनल ऑफिस खुला है। नेक्स्ट देखते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको शॉर्ट में हम AIIB भी कहते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। 2016 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसका हेडक्वार्टर अगेन ये मिलेगा बीजिंग में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का कहाँ पता, शंघाई में। ठीक है, ये भी चाइना। और
यहाँ पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, इसका मिलेगा बीजिंग में और ये भी चाइना में। ठीक है, शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर चाइना सबसे बड़ा शेयर होल्डर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक में, और इंडिया जो है ये सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इस बैंक का। लेकिन अगर हम बोरोइंग की बात करें तो इंडिया सबसे ज़्यादा इस ऑर्गेनाइजेशन या इस बैंक से लोन लेने वाली कंट्री है। ओके, सो इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर एंड लार्जेस्ट बोरोवर फ्रॉम दिस बैंक। उसके बाद अगर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इस बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें हम परमानेंट सीट की बात करें तो सिर्फ 2 ही कंट्री के पास परमानेंट सीट है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, और वो कौन सी कंट्री है? वो है चाइना और वो है इंडिया। ठीक है, चलिए, और एक चीज और है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को एशियन टूल भी कहा जाता है, यानी कि एशिया के डेवलपमेंट के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट बैंक इसको माना जाता है। ठीक है, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज ऑल्सो कॉल्ड एशियन टूल्स। नेक्स्ट, आरसीईपी, ये भी न्यूज में रहा, इंडिया इससे अलग हो गया, आपको पता होगा। तो ये एक प्रपोज्ड एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन 10 आसियान कंट्रीज जो साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं। उसके बाद इन 10 आसियान कंट्रीज के साथ 6 और एफटीए कंट्रीज हैं जिनके बीच में ये साइन होने वाला था। तो इन 6 एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिनका ये कंट्रीज हैं उनके साथ, जिसमें 6 कंट्रीज में आती हैं इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान एंड साउथ कोरिया। ठीक है, ये न्यूज में रहा क्योंकि इंडिया यहाँ से अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? ड्यू टू कंसर्न ओवर डेयरी सेक्टर, फार्मर्स, ठीक है, एमएसएमईज, इनके ऊपर कंसर्न्स थे। यहाँ पर जो इनके मैंडेट या प्रोविजंस थे इंडिया के अनुकूल या फेवर में नहीं थे, इस वजह से इंडिया इनसे अलग हो गया है, इस वजह से ये न्यूज में था। तो फिलहाल ये प्रपोज है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। याद रखिएगा मेन चीज कि ये किसके बीच में है, 10 आसियान कंट्रीज और 6 एफटीए, और खास करके 6 एफटीए कंट्रीज में कौन कौन से कंट्रीज आती है ये नाम आपको याद रखना है। शार्क की बात करें तो आपको पता है कि हाँ, लॉकडाउन के समय पे, कोविड के टाइम पर इनकी मीटिंग हुई थी जिसमें इंडिया ने एक प्रपोज भी किया था कुछ फंड देने के लिए और एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाए जाने के लिए, ताकि कोविड रिलेटेड जो टेस्ट या फिर जो रिसर्च हो सकती है, आर हो सकती है, उसमें भागीदारी की जा सके सारे कंट्रीज के बीच में। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया और उससे पहले इसकी मीटिंग ही नहीं हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के द्वारा जो टेरर अटैक कराए गए थे इसकी वजह से इंडिया और बाकी कंट्रीज ने भी बाइकआउट कर दिया था इंडिया को सपोर्ट करते हुए। लेकिन इस बार इसकी मीटिंग हुई, तो इस वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। 8 मेंबर्स हैं इसके, इंडिया के मेनली जो नेबर कंट्रीज है वही हैं। इंडिया हो गया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव एंड श्रीलंका, ये सार्क ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हैं। इसका कहाँ पर मिलेगा हेडक्वार्टर? ये मिलेगा काठमांडू में। तो सार्क बना क्यों? सार्क मेनली यही था कि रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए। तो रीजनल कोऑपरेशन और रीजनल डेवलपमेंट को आप किस तरीके से बढ़ावा देंगे? या तो एजुकेशन सेक्टर में बढ़ावा होगा, हेल्थ सेक्टर में होगा, ठीक है, कल्चर में बढ़ावा होगा, साइंस एंड टेक में बढ़ावा होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में इंप्रूवमेंट के लिए एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इसको बनाया गया था। खैर, अब सार्क का उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान का जो रवैया है इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पा रहा है सार्क अभी। इस वजह से देखेंगे कि इंडिया का अब ज़्यादातर, इंडिया का जो फोकस है वो आसियान की तरफ आजकल ज़्यादा रह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन जो है एक कॉन्टिनेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्टिनेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यानी कि लगभग पूरे जो महाद्वीप है, यानी कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, लगभग उसके सभी कंट्रीज इसके मेंबर हैं। इसमें वो भी टेरिटरीज आते हैं जो टेरिटरीज किसी दूसरे के अंडर में है, ठीक है। तो इसमें टोटल आपको 55 कंट्रीज मिलेंगी इस अफ्रीकन यूनियन में। इसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा में मिलेगा। अदिस अबाबा एक्चुअली ये आपको इथियोपिया में है, यहाँ पर मिलेगा। यहाँ का जो चेयर होता है, चेयर इन द की प्रेसिडेंसी, इस यूनियन का प्रेसिडेंट कौन होगा, तो ये एनुअली ये रोटेट करता है, दूसरे कंट्री के पास ये एनुअली रहता है। अगेन अफ्रीकन यूनियन का मोटो क्या है, मैंडेट क्या है? रीजनल डेवलपमेंट, अफ्रीकन कंट्रीज का डेवलपमेंट हो हर चीज़ के मामले में, तो इसका भी वही मैंडेट है। तो ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है जो आपको वैसे भी याद रहेगा। तो खास करके याद करने वाली 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 55 कंट्रीज हैं, क्योंकि कभी कभी आता है कि
स्टेटमेंट में इस तरीके से रहता है कि अफ्रीकन यूनियन हैज़ मोर देन 50 कंट्रीज इस टाइप का, या लेस देन 50 कंट्रीज इस टाइप का रहता है। एंड हेडक्वार्टर, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ठीक है, जिसको हम OIC के नाम से भी जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1969 में हुआ। टोटल इसमें 57 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ध्यान रखिएगा इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ये बना किस लिए था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ये बना मेनली टू जो मुस्लिम वॉइस है वर्ल्ड ओवर, इसको एम्पावर करने के लिए, मुस्लिम वॉइस को बढ़ावा देने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। अब आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड की भी अगर बात करें तो इंडिया में अगर मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड का 12% मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में रहता है, लेकिन फिर भी इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, पाकिस्तान इसका पार्ट है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा इंडिया को लेकर क्रिटिकल भी रहता है, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया है, वो ये ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया ये इंडिया ऑक्युपाइड है, यानी कि इंडिया ने इसको ऑक्युपाई करके रखा हुआ है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। खैर ये सारी डिप्लोमेसी है, पाकिस्तान ने उनको मनवा दिया कि ऐसी बात है। लेकिन अभी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में, और उनको बुलाया भी गया था इनविटेशन देके। तो इस लिहाज से ऐसा हम सोच सकते हैं कि इसका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, खैर वो तो मेन स्टेप की बातें हो गई। हेडक्वार्टर की बात करें तो आपका हेडक्वार्टर इसको मिलेगा जद्दाह में, इसको हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। और परमानेंट डेलीगेशन है UN और EU का, यानी कि यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन में इसके परमानेंट डेलीगेशन जाते हैं जब भी उनकी मीटिंग वगैरह होती है। तो चलिए, जद्दाह वैसे ये सऊदी अरबिया में है, कंट्री भी याद रखना है। नेक्स्ट G7, आपने G8 का नाम सुना होगा, तो G8 से पहले G7 था, G7 ही बाद में G8 हो गया। तो ये 1975 में बना था। तो इनिशियली ये G7 के तौर पर बना हुआ था, यानी कि 7 कंट्रीज ने मिलकर इसको बनाया था, जिसमें US, UK, कनाडा, फ्रांस, जापान, जर्मनी एंड इटली थे। बाद में 1997 में रशिया इसमें ज्वाइन हो गया। तो जब रशिया इसमें ज्वाइन हो गया तो ये बन गया G8। लेकिन बाद में 2014 में रशिया को एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया। रीज़न क्या था कि आपको याद होगा 2014 में क्रीमिया को रशिया ने एनेक्स कर लिया था। क्रीमिया, ये आपने न्यूज़ में सुना होगा, अगर उस समय आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो, इसको एनेक्स कर लिया था। तो इस वजह से ही क्या किया गया, रशिया को निकाल दिया गया G8 से। तो आज अभी ओरिजिनली हम बात करें तो ये अब G7 है। क्रीमिया ये पड़ता है आपको यूक्रेन में, ये आप समझ लीजिए कि जो आपका ईस्ट यूरोप है ये उसका पार्ट है। खैर, तो G7 भी उन्हीं सब चीज़ों के लिए बना था, जो फिनेंशियल इम्प्रूवमेंट या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चरल इम्प्रूवमेंट, मिलिट्री के तौर पर भी ये काम करता था, क्योंकि इसमें नाटो के भी मेंबर थे। तो इस तरीके से कह सकते थे कि बात एक ही थी, G7 हो या नाटो हो, बस रशिया आ गया तो थोड़ा सा अलग हो गया था, लेकिन अब तो रशिया भी इससे अलग हो गया है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसको बनाया गया 1981 में। इसका हेडक्वार्टर रियाद, यानी कि यदि आप, ये भी आपको सऊदी अरबिया में मिलेगा। इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर एंड कुवैत। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल नाम है इसका, यानी कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ वाला एरिया, उनके डेवलपमेंट के लिए काउंसिल बनाया गया था। नेक्स्ट UN रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, इसको बनाया गया 1949 में। ये मेनली बना था जो पैलेस्टीन रिफ्यूजीज थे उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए ये UN या यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बनी थी। तो आप देखेंगे जो पैलेस्टीनियन थे ये 5 जगहों पर ये पाए जाते थे, या फिर इनका माइग्रेशन हो गया, तो उन 5 जगहों पर इनके रिलीफ देने के लिए इस एजेंसी को बनाया गया था। तो 5 जगह कौन से हैं? ये है जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक इंक्लूडिंग जेरूसलम। वेस्ट बैंक जो कि आपको जेरूसलम के पास में पड़ता है, और गाजा स्ट्रिप है ये आपको एकदम वेस्ट में पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर अमान में यानी कि जॉर्डन में मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। आपको पता है कि पिछले साल 2020 में वर्चुअल मीटिंग हुआ था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का, कोविड से रिलेटेड चीज़ों को देखने के लिए। तो पहली बार इसका वर्चुअल मीटिंग किया गया इस असेंबली का।
जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है ये WHO की सबसे बड़ी या हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। यानी कि WHO के जो भी मैंडेट्स होते हैं, जो भी पॉलिसीज होती हैं, या फिर DG यानी कि डायरेक्टर जनरल का अपॉइंटमेंट हो गया, बजट को बनाना, रिव्यू करना, अप्रूव करना, ये सारा काम ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली करने का काम करती है। तो इसका 73rd मीटिंग हुआ था 2020 में, कोविड के समय पे, ठीक है। तो इसलिए इसका वर्चुअल मीटिंग हुई थी उस समय, इस वजह से ये न्यूज़ में था। इसकी एनुअल मीटिंग होती है कहाँ पर? जेनेवा, जो कि आपको स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस के देखे। इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन को ही डिस्कस करेंगे। चलिए तब, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।